तो हम लोग अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हीट ट्रांसफ़र की। जनरली हीट का जो ट्रांसफ़र है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। बिल्कुल सही बात है। हाई और लो टेम्परेचर के ऑब्जेक्टों को एक दूसरे कांटेक्ट में रख दो या एक दूसरे से कुछ दूर रख दो तो हीट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है हाई से लो टेम्परेचर की तरफ। तो उसमें तीन तरीके होते हैं, कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। तो हम लोग कंडक्शन और रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी कंडक्शन के बारे में बताया जा रहा है। ये हमारे पास एक रॉड है और रॉड की लंबाई है L। रॉड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A। अब इस रॉड के इस एंड पर T1 टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया गया, मतलब रॉड के एंड को एक ऐसे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रखा गया जो T1 टेम्परेचर पर है, उधर वाला T2। अब मान लो T1 बड़ा है T2 छोटा है, तो हीट फ्लो होने लगेगी रॉड के थ्रू T1 से T2 की तरफ, हाई से लो टेम्परेचर की तरफ। बस यही हीट का फ्लो, ये कंडक्शन कहलाएगा। हमने ये सारी बातें बता दी। ए क्या है, एल क्या है, बोला था ही मैंने। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रॉड का, एल रॉड की लंबाई, T1 और T2 रॉड के जो एंड्स हैं उन पर जो टेम्परेचर मेंटेन किए हैं वो, और T1 माइनस T2 ये हो गया रॉड के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस। देख लीजिए, टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस रॉड। इसको अलग से इसलिए लिखा गया है क्योंकि हीट ट्रांसफ़र में T1 कितना है और T2 कितना है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, T1 माइनस T2 कितना है, डिफरेंस कितना है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, हमने ये बात यहाँ पे दिखा दी, लिख दी। अब आप इस रॉड को देखने लगे, हीट फ्लो हो रही है। तो हीट कितनी तेज़ी से फ्लो हो रही है उसके लिए आपने क्या किया, ये रॉड को एक सर्टेन टाइम डेल्टा टी के लिए देखा। कितना टाइम के लिए देखा, डेल्टा टी। डेल्टा टी समय में जितनी हीट यहाँ से यहाँ गई वो आपने मीज़र करी, तो वो पता चली थी डेल्टा क्यू। देख लो, डेल्टा क्यू क्या है, हीट ट्रांसफर थ्रू रॉड इन डेल्टा टी टाइम। अब आपने हीट के ट्रांसफ़र का रेट निकाला, यानी हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। ये देख लीजिए, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। इसको आप रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट भी कह सकते हैं। ठीक, और इसका एक और बहुत पॉपुलर नाम है, इसको हीट करंट भी बोला जाता है और इसको कैपिटल H से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये समझो ऐसे जैसे चार्ज के फ्लो का रेट डेल्टा स्मॉल क्यू बाई डेल्टा टी, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो ऐसे यहाँ पर हीट के फ्लो का रेट, हीट फ्लोन पर यूनिट टाइम, वो क्या हो गया, हीट करंट। सही है, चार्ज पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रिक करंट, हीट पर यूनिट टाइम हीट करंट, कैपिटल H ऐसे लिख लेते हैं। चलो कोई बात नहीं है। तो अब इसके लिए फार्मूला है कुछ, यस बिल्कुल है। देखिए, हीट करंट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बराबर KA T1 माइनस T2 अपान L। यहाँ पर ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है रॉड का, वो हम पहले बता चुके। L रॉड की लंबाई है, वो बता चुके। T1 माइनस T2 रॉड के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस है, वो बात हो गई। और के यही एक नई चीज़ है, ये रॉड के मटेरियल पर डिपेंड करने वाला एक कांस्टेंट है जिसको रॉड के मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। अलग अलग मटेरियल्स के लिए के की वैल्यू अलग अलग होगी। भाई रॉड आयरन की हो सकती है, एल्युमिनियम की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है, तो अलग अलग मटेरियल के लिए थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने कहा भी ऐसा है, ये जो H है इसकी यूनिट की बात करी जाए तो देखिए, डेल्टा क्यू यानी कि हीट यानी एनर्जी यानी जूल अपान टाइम यानी सेकंड, तो जूल पर सेकंड। तो H की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकंड, जिसको आप वाट भी कहते हैं। अच्छा, K की यूनिट यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये है वाट, ये मीटर स्क्वायर, और ये T1 माइनस T2 सेल्सियस में लिख लो या केल्विन में लिख लो, तो K की यूनिट ये आ गई। बस एक छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है कि जब आप यहाँ पर सेल्सियस या केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मैं दो टेम्परेचरों का डिफरेंस निकालता हूँ तो वो वैल्यू सेल्सियस में जितनी होगी केल्विन में भी उतनी ही होगी। अगर सेल्सियस में डिफरेंस 100 है तो केल्विन में भी डिफरेंस 100 ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये केल्विन सेल्सियस ये कर देने से थर्मल कंडक्टिविटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हमने कहा भाई एक और बहुत पॉपुलर चीज़ है, वो क्या, ये जो H बराबर ऐसे लिखा गया है ना, देखो इसमें ये जो K है इसको नीचे ले जाएंगे तो ये K L के नीचे चला जाएगा, L अपान K, तो वो K को L के नीचे ले जाके मिला के R बना देंगे, और H बराबर लिखोगे T1 माइनस T2 अपान R यानी L अपान K। चाहिए, ये हो गया रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस।
ठीक है, ये हो गया रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस। समझे नहीं समझे? ये जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट को लेके आप लिखते हो, करंट किसी रजिस्टर में क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अपान रेजिस्टेंस, वैसे यहाँ पर हीट करंट है टेम्परेचर डिफरेंस अपान थर्मल रेजिस्टेंस। बहुत से लोग इसको RH भी लिख देते हैं, जिससे पता चले ये थर्मल रेजिस्टेंस से हीट से लेना देना है। हमने कहा चलो हम कौन सा इनकी साथ में बात कर रहे हैं, तो हमने R लिख दिया यहाँ पर। भाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और थर्मल रेजिस्टेंस साथ पर कहीं डिस्कस कर रहे होगे तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, अरे कैपिटल R का क्या मतलब है, तो उसको RH लिख लो भाई हीट वाले को। अब यहाँ तो इलेक्ट्रिक वाला तो है ही नहीं, हीट वाला ही तो है, तो बस R लिख दिया है। चाहिए, तो ऐसे सिंपल सी बात है, कुछ भी बहुत ख़ास इसमें नहीं है। ठीक है, ये है मेन फार्मूला जो आपको याद कर लेना है, और इसको दो वेरिएंट में याद रखते हैं, एक तो ये, दूसरा ये। और ऐसे याद करोगे तो R का याद रखना है, R बराबर है L/K, जो रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ हो गई कंडक्शन के बारे में, हीट ट्रांसफ़र को लेकर। ठीक, इसको एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पर, हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसके लिए ओम्स लॉ होता है V बराबर IR। तो देखिए, ये आपने कोई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ले लिया R, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, इधर V1 उधर V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, V1 माइनस V2। ठीक, और ये करंट, इसमें इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो हो रही है, तो I बराबर V/R, यानी I बराबर V1 माइनस V2 अपान R। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वह जनरली आप ऐसे पढ़ते हैं V बराबर IR, बट वो V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर होता है ना। तो मैंने कहा चलो अच्छा मैं V ना लिख के इधर उधर V1 V2 लिख देता हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 ही तो हुआ। चाहिए, इसकी जगह अगर हीट फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक चार्ज की जगह हीट फ्लो कराओगे, तो हम कहेंगे ये रॉड है रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस R। टेम्परेचर T1 T2, तो टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2, और इसमें हीट के फ्लो करंट यानी हीट करंट है H, तो आप लिखोगे H बराबर T1 माइनस T2 अपान R, यानी T1 माइनस T2 बराबर H इंटू R। टेम्परेचर डिफरेंस बराबर हीट करंट इंटू थर्मल रेजिस्टेंस। सही है, टेम्परेचर डिफरेंस बराबर हीट करंट इंटू थर्मल रेजिस्टेंस। ये आपका जो है वो रिलेशन हो गया। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे ओम्स लॉ होता है, बिल्कुल वैसे ही है। मैंने कहा ठीक है भाई, तो जैसे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंसेस का सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही रॉड्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं हीट के फ्लो के लिए भी। ये देख लीजिए, अगर आपने इधर एक हाई और इधर एक लो टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट लिया और बीच में कई रॉड लगा दी एक के बाद एक, ये देखो रॉड्स का कॉम्बिनेशन है। यस, कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। सीरीज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक के बाद एक मौजूद है। इस रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस R1, इसका R2, इसका R3। अब हीट फ्लो हो रही है हाई से लो टेम्परेचर की तरफ, तो ध्यान दीजिए ये रॉड चूंकि एक के बाद एक प्रेजेंट है, तो जितनी हीट इससे इसमें घुसेगी वही हीट यहाँ से आगे जाएगी, तो इससे निकल के इसमें जाएगी, वही हीट इससे इसमें जाएगी, इससे इसमें जाएगी। तो हीट करंट पूरे इस कॉम्बिनेशन में क्या रहेगी, हर जगह पर सेम रहेगी। ठीक है, हीट करंट पूरे इस कॉम्बिनेशन में सेम रहेगी। जैसे सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो सब में करंट सेम होती है, इलेक्ट्रिक करंट सेम होती है, तो यहाँ पर सभी रॉड में हीट करंट सेम होगी। यस, लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, अब मैंने कहा भाई ऐसा है, इधर टेम्परेचर T1 है, इधर T2 है, और ये रॉड लगी हुई है। इन कॉम्बिनेशन की जगह एक सिंगल रॉड। क्या मतलब, ये क्या कह रहे हैं, अरे भाई जैसे आप इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, तो वही चीज़ यहाँ है कि ये इतनी सारी रॉड की जगह हम एक सिंगल रॉड ले लेते हैं, ले ली। अब इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो ऐसा लेना है कि जो ये कॉम्बिनेशन हीट फ्लो कराता है T1 से T2 की तरफ, ये अकेली रॉड भी उतना ही हीट फ्लो कराएगी। समझे, न कम न ज़्यादा। तो हम कहेंगे कि ये तीनों का कॉम्बिनेशन और ये अकेली रॉड क्या है, इक्विवेलेंट। यस, तो बस
हमने कहा ठीक है चलो, इनके इक्विवेलेंट एक सिंगल रॉड बना ली, थर्मल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट लिख लिया, और जो हीट करंट इसमें फ्लो हो रही थी वो हीट करंट यहाँ। तो इस केस में अगर सॉल्व करके निकालेंगे तो जैसे रेजिस्टेंसेज, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेज का सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्ट आता है वही यहाँ पर, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। समझे? दूसरी बात, ये H क्या है, सेम, ये याद रखनी है बात, जैसे रेजिस्टेंसेस के सीरीज को, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस के सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सब में सेम होती थी, वैसे यहाँ पर हीट करंट सब में सेम होगी। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हीट करंट यहाँ वही यहाँ वही यहाँ। अच्छा, अब आते हैं रेजिस्टेंसेस के और सॉरी रॉड्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। इसमें भी वही रेजिस्टेंसेस वाला रिजल्ट है, पैरेलल वाला। ये देखिए, ये इधर एक गर्म और इधर एक ठंडा, हाई और लो टेम्परेचर की चीज़ें, इनके बीच में हीट फ्लो कराने के लिए आपने एक से ज़्यादा रॉड लगा दी, यहाँ R1, R2 और R3। दिख रहा है सब लोगों को? अब ये जो रॉड हैं इनके थर्मल रेजिस्टेंस बता दिया आपको, R1, R2, R3। इनमें हीट फ्लो हो रही होगी बिल्कुल, इसमें हीट करंट H1, इसमें H2 और इसमें H3। अब मैं कहता हूँ यार ये इतनी सारी रॉड यहाँ क्या कर रही हैं, हटाओ, इनकी जगह एक सिंगल रॉड बनाओ। तो मैंने कहा इनके इक्विवेलेंट एक सिंगल रॉड ले लेते हैं, और जो ये कॉम्बिनेशन मिलके हीट का फ्लो करा रहा था वही हीट का फ्लो ये अकेली करवाए। ये तीनों मिलके कितना हीट फ्लो करा रहे हैं, H1 प्लस H2 प्लस H3, तो ये अकेला भी वही हीट का फ्लो करवाए, उतना ही। ठीक है, तो इन दैट केस अगर आप ये चाहते हैं कि इस कॉम्बिनेशन की जगह वो अकेला रॉड इस्तेमाल हो जाए, तो आर इक्विवेलेंट क्या इतना होना चाहिए, जैसे रेजिस्टेंसेस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वैसे ही यहाँ पर। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब बहुत सारे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। यहाँ पर ये जो रॉड लगी हैं पैरेलल में, तो इनके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा। देखो ऊपर इस रॉड के अक्रॉस T1 माइनस T2, इसके अक्रॉस भी T1 माइनस T2 और इसके अक्रॉस भी T1 माइनस T2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रॉड्स के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है। सीरीज में सब में हीट करंट सेम होगी, पैरेलल में सब के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा। अच्छा, अब मैंने कहा यार ऐसा है, वो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है, तो इसमें एक बड़ा पॉपुलर चीज़ होती है क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो भाई मेरे, जब ओम्स लॉ जैसी चीज़ यहाँ पे भी है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे वहाँ चलते थे वैसे यहाँ पर, तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो आप वहाँ पढ़ते थे वैसे ही व्हीट स्टोन ब्रिज आप इसमें भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि वैसे तो इतना सा बताना काफ़ी है, कहना काफ़ी है, आप समझ ही गए अपने आप, बट फिर भी मैं एक कोई 5 वाला R1, R2, R3, R4 बना के और दिखा देता हूँ अभी आपको। तो पहले आप इतनी चीज़ देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ध्यान देते हैं, ये आपने इस तरीके से व्हीट स्टोन ब्रिज बनाया। ये 5 रॉड ले ली, इनके थर्मल रेजिस्टेंस हैं R1, R2, R3, R4, R5। यहाँ ए इस पॉइंट पर टेम्परेचर आपने हाई टेम्परेचर लगाया T1, इधर बी पे लो टेम्परेचर लगाया T2। ए से बी हाई से लो टेम्परेचर की तरफ हीट जाने लगेगी, ये सी और ये डी। अब हम कहेंगे कि अगर R1 और R2 का रेशियो R3, R4 के रेशियो के बराबर है, तो आप कहोगे कि ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। और अगर ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है तो इन दैट केस सी और डी के टेम्परेचर एक बराबर आएंगे। इन दोनों पॉइंटों के बीच में कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, और जब यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो इस R5 में कोई भी हीट फ्लो नहीं होगी, नो हीट करंट इन R5। ऐसे में इस R5 को आप हटा सकते हैं ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। ये देखिए ऐसे, ये R5 हटा दीजिए, ये R1, R2 सीरीज में, R3, R4 सीरीज में, फिर ये ऊपर और नीचे पैरेलल में। ये आपने खूब पढ़ा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज। एग्जैक्टली वैसे ही काम करना है, कुछ भी फर्क नहीं है। अच्छा जी, चलो, तो सारी बातें ये बता दी गई। कुछ सिंपल क्वेश्चन कर सकते हैं, वो देखिए। ये हमने इधर की तरफ टेम्परेचर कुछ मेंटेन किया है,
200 डिग्री सेल्सियस, और इधर आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर। इधर ये कोई फर्नेस है, समझो आग जलाई हुई है, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है। ये एक रॉड लगा दिया आपने, रॉड की लंबाई है 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर लिख देते हैं। रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ये बताया गया कि इन 1 मिनट 500 ग्राम आइस मेल्ट्स। भाई बहुत सारा आइस भरा हुआ था यहाँ पे। अब क्या होगा, ये गर्म है, ये ठंडा है, तो इधर से इधर हीट आएगी तो आइस क्या होगा, पिघलेगा, मेल्ट होगा। 1 मिनट में 500 ग्राम आइस पिघल गया। तो ये जो रॉड है इसके मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी आपको बताना है। ठीक है, ये सिंपल सा सवाल लिखा। क्लास को रोकें और जल्दी से ये जवाब निकालने का प्रयास करें। अच्छा चलो, तो मान लेते हैं आप लोगों ने थोड़ी सी कोशिश करी होगी। देखते हैं आपने सवाल का जवाब निकाला वो सही या गलत। देखो, आपने कहा भाई ऐसा है, हमारे पास जो टाइम है वो है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितनी हीट रॉड के थ्रू फ्लो हो गई? अरे इतनी हीट फ्लो हो गई कि जिसने 500 ग्राम आइस पिघला दी। तो 500 ग्राम आइस को पिघलाने के लिए हीट m×l, मास कितना मास आइस का पिघलाना है 500 ग्राम, और L क्या है 80 कैलोरी पर ग्राम। रखो, ये ग्राम ग्राम कट गया, ये आ गया 40,000 कैलोरी। 40,000 कैलोरी हीट इधर से उधर चली गई। आप एक काम करो, इसको जूल में कन्वर्ट कर दो, तो 40,000 × 4.2 जूल। अब वैसे तो 4.186 होता है, मैं चलो 4.2 लिख देते हैं, कोई फ़र्क की बात नहीं है। तो ये हो गया जाकर 1,68,000 जूल। ओके, अब क्या करें? अब इक्वेशन लिखो, के डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बराबर KA T1 - T2 अपान L। वैल्यू रख दो, डेल्टा क्यू 1,68,000, डेल्टा टी 60 सेकेंड, के निकालना है रॉड का एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को लिखोगे 4 × 10⁻⁴ क्या मीटर स्क्वायर। ये क्या किया तुमने? अरे भाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, T1 - T2 टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 200 दिख रहा है। 200 और 0 का डिफरेंस कितना हुआ 200 ही तो हुआ। और अपान रॉड की लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करो, 20 × 10⁻⁻² मीटर। यहाँ से के की वैल्यू मिल जाएगी आपको, जो भी आप आ जाए। तो ये सिंपल सा सवाल जिसमें आपने ये बताया कि 1 मिनट में 500 ग्राम आइस पिघलती है, तो आइस को पिघलाने के लिए हीट चाहिए ना, तो वो कहाँ से आई है हीट? इसी रॉड से होके तो आई था, गर्म से ठंडे में। तो आपने पहले इसका इस्तेमाल करके ये पता किया कि 60 सेकंड में कितनी हीट इधर से उधर गई, जिसने 500 ग्राम आइस को पिघला दिया, खत्म। अच्छा, फिर हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम बराबर KA T1 - T2/L। ये रॉड के लिए आपने अभी पढ़ा था, वो यूज़ कर लिया और के की वैल्यू मिल गई आपको, खत्म। तो देख लीजिए एक बार ध्यान से, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा सवाल लिख लिया हमने। हमारे पास एक रॉड है जिसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर है। इसके इस एंड पर आपने 130 डिग्री हाई टेम्परेचर मेंटेन किया है, इधर 10 डिग्री लो टेम्परेचर। हाई से लो टेम्परेचर तक हीट जारी होगी। अब ये बताओ रॉड का टेम्परेचर क्या होगा एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। यहाँ से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रॉड का टेम्परेचर। ये क्या बात? अरे भाई ऐसे सोचो ना कि ये रॉड यहाँ पे है बहुत गर्म 130 डिग्री, यहाँ पे 10 डिग्री, तो बीच में क्या होगा? बीच में यहाँ से यहाँ जाओगे तो टेम्परेचर रॉड का घटता चला जाएगा। 130, 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50 ऐसे चलते चलते 10 तक पहुँचोगे। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टेम्परेचर 130 से घटते घटते 10 पे आएगा। तो बीच के किसी पॉइंट पर टेम्परेचर पूछा जा रहा है। तो क्लास को रोकें और ये जवाब निकालने का प्रयास करें। चलो ठीक है, तो देखते हैं।
जवाब आपने निकाला होगा। चेक करते हैं। तो ये आपकी रॉड है, ठीक है। ये रॉड का इधर वाला एंड 130 डिग्री पर है, इधर 10 डिग्री पर है। बीच का ये पॉइंट यहाँ से 25 सेंटीमीटर, तो इधर कितना 30 सेंटीमीटर, सॉरी 35 रह गया, टोटल 60 था ना, तो 25 हटा दो 35। यहाँ का टेम्परेचर थीटा डिग्री, बस यही आपको चाहिए थीटा। क्या करें, मैंने क्या यार ऐसा है, इस रॉड के बारे में ऐसे सोच सकते हो ना, जैसे रॉड के दो पार्ट हैं, रॉड के दो पार्ट हैं, एक पार्ट इधर एक इधर। जो इधर वाला पार्ट है उसमें हीट फ्लो हो रही होगी ऐसे, फिर यही हीट इधर जा रही होगी। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से आएगी जो हीट इधर बढ़ जाएगी या घट जाएगी। यहाँ से अगर 100 वाट के हिसाब से हीट आ रही है तो वही 100 वाट यहाँ आगे जाएगी। तो आप इसको ये मत सोचिए एक रॉड है, ये सोचिए एक के बाद एक दो रॉड लगी हुई हैं सीरीज में। तो सीरीज में तो हीट करंट क्या होती है, सेम। बस हो गया काम। H बराबर, यहाँ देखो इसके लिए के ए T1 माइनस T2 अपान L, और इसके लिए के ए T1 माइनस T2 अपान L। देख लो भाई, ये पार्ट के लिए ऐसे लिखोगे हीट करंट, और इस पार्ट के लिए ऐसे लिखोगे। आ गया, ये कट गया 5 और ये आ जाएगा 7, इधर ले लोगे तो 7 इंटू 130 माइनस थीटा बराबर 5 इंटू थीटा माइनस 10। लो जी, यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल गई। ये आगे जाके 910 प्लस 50 यानी 960 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आगे जाकर 80 डिग्री सेल्सियस। सही है। तो हमने देखा कि भाई ऐसा है, जो हमारी रॉड है उसके अलॉन्ग हम चलेंगे तो टेम्परेचर गिरता चला जाएगा, और यहाँ से 25 सेंटीमीटर दूर आओगे तो इस जगह टेम्परेचर 80 डिग्री मिलेगा। इसको हम एक और अप्रोच भी रख सकते थे इसमें, वो देखिए। आप ये देखिए कि ये रॉड है, जैसे आपकी लंबाई कितनी थी 60 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ से आ गए 60 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ जाने में टेम्परेचर में कमी कितने की हुई, 120 डिग्री की कमी हुई। देख लो 130 से 10 तक गए तो कितना कमी हुआ, 120 का ही तो डिक्रीज हुआ। तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि 60 सेंटीमीटर चलने पर टेम्परेचर में कमी जो है, डिस्टेंस चली आपने 60 सेंटीमीटर और डिक्रीज इन टेम्परेचर कितना हुआ, 120। तो आप अगर 1 सेंटीमीटर चलेंगे तो टेम्परेचर में डिक्रीज कितना होगा, 2 डिग्री का। 60 सेंटीमीटर चल के 120 डिग्री घटाते हो तो 1 सेंटीमीटर चलोगे तो 1/60 कर दो तो 2 डिग्री हो गया। तो यहाँ से यहाँ जाना तो 25 सेंटीमीटर चलोगे तो 25 सेंटीमीटर चलोगे तो टेम्परेचर में डिक्रीज कितना होगा, हैं 25 से मल्टीप्लाई करो 50 डिग्री। तो बस हो गया काम। अगर आप यहाँ पर हैं और यहाँ टेम्परेचर है 130 डिग्री, और इधर जाते जाते यहाँ तक टेम्परेचर 10 डिग्री हो रहा है, तो बीच में ये पॉइंट है जहाँ तक आने में आपको 25 सेंटीमीटर चलना पड़ा। तो 130 में से 50 कम करो, तो 130 में से 50 कम करोगे तो कितना आएगा, 80 डिग्री आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया, 80 डिग्री हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी अप्रोच है। इससे भी आप सोच सकते हैं कि भाई इतनी दूरी चलने पर टेम्परेचर इतना कम हुआ, तो 1 सेंटीमीटर पर कितना होगा, तो 25 सेंटीमीटर पर कितना होगा। ऐसा करके सिंपल सी अप्रोच भी यूज़ करी जा सकती है। चलिए और देखते हैं। ये हमारे पास इधर की तरफ है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, इधर की तरफ टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, और ये जो है 3 रॉड यहाँ पे आपने लगा दी। सही। इन रॉड के जो, वैसे तो एक तरीका ये है कि इनके जो लंबाई और एरिया हैं वो दे दिए जाएं, तो उससे आप क्या करोगे, इनके थर्मल रेजिस्टेंस पहले देखोगे, फिर उसके बाद जो है जो भी पूछा जाएगा वो। मैंने कहा चलो इनके थर्मल रेजिस्टेंस दे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने थर्मल रेजिस्टेंस बताए, इसका थर्मल रेजिस्टेंस बताया R, इसका बताया 2R और इसका बताया 5R, ठीक। अब हमसे एक आ गया कि ये बताओ, ये जो पॉइंट है ये वाला, इसका टेम्परेचर θ1, और अगर इस जंक्शन का टेम्परेचर है θ2, तो θ1 क्या होगा और θ2 क्या होगा। सही है। ये जॉइंट बने हुए हैं इन रॉड्स के, तो यहाँ का और यहाँ का टेम्परेचर आपको बताना है।
तो एक बार क्लास रोकें और ये जवाब निकालने की कोशिश करें। हाँ जी, तो हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो आपके 3 रॉड हैं, इनको एक काम करते हैं, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अगर आप इक्विवेलेंट निकालोगे तो इधर 100 डिग्री, इधर 0 डिग्री, बीच में एक रॉड लगा लो और उसका इक्विवेलेंट क्या निकालोगे, आर इक्विवेलेंट। सीरीज में जोड़ दो, 5 2 7 और 1 8, 8 आर हो गया। हीट करंट क्या होगी, टेम्परेचर डिफरेंस अपान थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये हो गया आपका 25/2R। चलो, अब हमने कहा यार ऐसा है कि ये तीनों जो है सीरीज में लगे हैं, तो जो हीट करंट इक्विवेलेंट में है तो इसमें भी तो हीट करंट एच ही होनी चाहिए थी ना। सही है नहीं सही है? अरे जो हीट करंट वो कॉम्बिनेशन में है वही तो उनके इक्विवेलेंट में होगी, कोई अलग थोड़ी ना हो जाएगी। हाँ बात सही है। तो हो गया काम। अब आप एक काम कर लीजिए, ये θ1 θ2 चाहिए तो सिंगल सिंगल रॉड करके देख लो। पहली रॉड देख लो, पहली रॉड को देखोगे तो टेम्परेचर डिफरेंस बराबर हीट करंट इनटू थर्मल रेजिस्टेंस। देख लीजिए 100 माइनस θ1 पहली रॉड के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस है, बराबर हीट करंट H और थर्मल रेजिस्टेंस 2R। H की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो H की वैल्यू रखोगे तो θ1 आ जाएगा 75 डिग्री। लो भाई, एक जवाब आ गया। ऐसे ही आप इसको देख लीजिए, बीच वाले को या इस वाले को, किसी को देख लो। मैंने कहा इसको देख लेते हैं, तीसरे वाले को। तो θ2 माइनस 0 बराबर, θ2 माइनस 0 टेम्परेचर डिफरेंस बराबर हीट करंट इनटू थर्मल रेजिस्टेंस। हीट करंट ये रही, रखो यहाँ पर 25/2, θ2 की वैल्यू आ गई 25/2 का मतलब 12.5 डिग्री सेल्सियस। लो भाई, हो गया सवाल। कुछ भी खास नहीं था, सिंपल है। आप ध्यान दे लीजिए, पहले आपने इन तीनों का इक्विवेलेंट निकाला, यस, फिर इक्विवेलेंट से हीट करंट आ गई। फिर ये कहा कि यार ये इनका ही तो इक्विवेलेंट है, तो जो हीट करंट इसमें फ्लो हो रही है तो वही इसमें भी फ्लो हो रही होगी कॉम्बिनेशन में, यस। तो यहाँ जो एच है वही एच यहाँ होगा। अब आपको θ1 θ2 चाहिए तो अकेले अकेले करके काम कर लीजिए। सिर्फ पहली रॉड को देख लो और ओम्स लॉ लगा दो। इसको मैं ओम्स लॉ ही तो कह सकता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है V बराबर IR, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस बराबर हीट करंट इनटू थर्मल रेजिस्टेंस। तो पहली रॉड के लिए 100 माइनस θ1 बराबर H इंटू 2R, और तीसरी रॉड के लिए θ2 माइनस 0 बराबर H इंटू R। H निकाल ही चुके हो, रखोगे θ1 θ2 जो चाहिए तुरंत मिल जाएगा। तो देख लीजिए, कुछ भी खास ऐसा नहीं है। एक बार क्लास रोक के ठीक से बात समझ लीजिए। हाँ जी, तो ये सवाल आपके सामने है। ये 200 और ये 50 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर सेट कर दिए गए। बीच में 3 रॉड है, ये आइडेंटिकल रॉड है, मतलब इनकी लंबाई, एरिया एक जैसी होगी, सिर्फ मटेरियल का फ़र्क है। ये एल्युमिनियम की हैं दोनों और ये कॉपर की है, और मटेरियल के फ़र्क का असर किस पे आएगा, थर्मल कंडक्टिविटी के पर। ये देखो, ये बता दिया कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी एल्युमिनियम से डबल है। बाकी एक जैसी है, लंबाई, एरिया वो सब एक जैसी है। आज की तारीख में रॉड एक के बाद एक ऐसे लगाई गई, और इस समय तुमने हीट का फ्लो पता किया तो हीट करंट इस समय यहाँ पर इन रॉड्स के कॉम्बिनेशन के थ्रू है 100 वाट, 100 जूल पर सेकेंड। ठीक, अब तुमने रॉड हटाई और की दूसरी लगा दी, वही रॉड यहाँ 150 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री। अब इन रॉड्स को ऐसा कनेक्ट कर दिया इनके बीच में। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ अब इस कॉम्बिनेशन के थ्रू हीट करंट क्या होगी। सही है, एल्युमिनियम कॉपर की ये रॉड हैं और ये एल्युमिनियम की यहाँ है। इस कॉम्बिनेशन के थ्रू हीट करंट, सही, ये चाहिए। क्या करोगे, कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करो भाई, सीरीज पैरेलल वगैरह। ठीक है, तो एक बार क्लास को रोको और जवाब निकालो, फिर देखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपने जो है ये ट्राई कर लिया होगा और इसका आंसर जो है अब आपने निकाला है,
वो चेक करेंगे कि सही है या नहीं। ठीक है, चलो तो पहले काम करता हूँ मैं, ये जो रॉड हैं एल्युमिनियम की, कॉपर की, इनकी बात करता हूँ ज़रा, और इनके थर्मल रेजिस्टेंस ज़रा लिखता हूँ। देखो इसका थर्मल कंडक्टिविटी अगर है के, इसका के, तो इसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा 2K। तो ऐसे में अगर आप इसका थर्मल रेजिस्टेंस R लिखोगे तो इसका क्या लिखोगे 2R, इसका क्या लिखोगे 2R। ये क्या बात हुई, देखो R बराबर होता है L/K, R बराबर L/K। तो अगर L और A जो है वो सेम है तो K अगर हो गया है आधा तो R क्या हो जाएगा, डबल होगा, नहीं होगा, बोलो। हाँ सही बात है, अरे नीचे है तो ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो ये आधा हो जाएगा तो ये डबल हो जाएगा। तो ये देखो इसके कंपेरिजन में इसका K आधा, तो K आधा हो गया तो R डबल हो गया। हाँ ठीक, ये बात समझ में आई हमारे। अब हमने कहा चलिए इस समय की सिचुएशन देखते हैं। ये 200 डिग्री और ये 50 डिग्री और इनके बीच में एक सिंगल रॉड मान ली और उसका थर्मल रेजिस्टेंस लिखो। इसका कितना है 2R, R और 2R। हाँ भाई ये तीनों सीरीज में सीधे सीधे जोड़ दो, 2R, R और 2R मिला के कितना हो गया 5R। और हीट करंट इस समय इनकी है 100 वाट। ओके, तो मैंने भाई ऐसा है टेम्परेचर डिफरेंस बराबर हीट करंट T1 माइनस T2 बराबर H इंटू R, 100 इंटू 5R। ये आ गया 150, 30, तो R की वैल्यू आ गई 3/10। चलो अब क्या करें, अब ये वाली सिचुएशन देखो। इसमें क्या है कि भाई ये आपने 150 डिग्री इधर लगाया, 30 डिग्री, और ये जो है ये आपने जो रॉड कनेक्ट करी उसमें इसका थर्मल रेजिस्टेंस है 2R, इसका है R और इसका है 2R। अब पहले ये देखो कि ये 2R और R कैसे कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर तुम इसको पैरेलल मान लोगे तो इनका जो इक्विवेलेंट है वो निकालो पहले। तो 2R और R पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अगर तुम उससे काम करो तो ये वैल्यू आएगी 2R/3। इतना तो कर ही सकते हो। और ये 2R अपना अकेला है ही, ठीक। अब ये दोनों है सीरीज में, तो सीरीज में है तो जोड़ दो, तो 2R प्लस 2R/3 समझे कितना हुआ, 2R प्लस 2R/3, ये हो गया जाकर 8R/3। R की वैल्यू 3/10 रख दोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 8/10। 8/10 मतलब 0.8, मतलब 4/5 लिख दो, हटाओ, ये आ गया 4/5। तो आपके पास इस समय जो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस है वो देखिए यहाँ 150 डिग्री, ये है 30 डिग्री, और इनके बीच में इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस है 4/5। तो अब जो हीट करंट है H वो क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस अपान थर्मल रेजिस्टेंस। 150 माइनस 30 यानी 120 और R इक्विवेलेंट यानी 4/5। H की वैल्यू आ गई 150 वाट। देख लीजिए, तो ये हमने बात कही कि यार ये क्या किया, पहले तो ये तीनों लोग सीरीज में कनेक्टेड थे, तो इन तीनों के थर्मल रेजिस्टेंस जोड़ के आपने 5R लिख के ये R की वैल्यू निकाली। फिर ये इस टाइप से कनेक्टेड है तो पहले इन दोनों को देखो, ये पैरेलल में है उसका इक्विवेलेंट आ गया, फिर ये सीरीज में है तो आ गया इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट, और R की वैल्यू निकाली चुके वो रख दी तो R इक्विवेलेंट मिल गया। अब टेम्परेचर डिफरेंस, थर्मल रेजिस्टेंस और हीट करंट इनको लेके वही ओम्स लॉ, आपको H चाहिए तो टेम्परेचर डिफरेंस अपान थर्मल रेजिस्टेंस कर दीजिए, आ गया आंसर 150 वाट। तो कुछ भी खास नहीं है, बस ये समझो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो मामला होता था वही है, वही बस सिंपल बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो कहीं से कहीं तक कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत आसान वाला मामला है। एक बार क्लास रोक कर देख लीजिए, सारी बात समझ लीजिए। तो हम लोग फिर यहाँ पर बात कर रहे हैं रेडिएशन की। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है,
उसको हमने कहीं रख दिया। अब होता यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा अपने खुद के टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने से बाहर फेंकता रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो आप जानते ही हैं, जैसे विजिबल लाइट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और भी इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सब क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप, दुनिया का हर ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा जाएगा तो उसमें क्या होगा, रेडिएशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर आती रहेंगी। तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी निकलेगी, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेंगी मतलब एनर्जी निकलेगी, तो जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को रेडिएशन बोलते हैं। अच्छा, तो ये देखिए, एनर्जी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका सरफेस एरिया है ए, ये देखो ए क्या, सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका अपना टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो है कैपिटल टी। वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम लोग मतलब क्या, केल्विन वाला टेम्परेचर लेते हैं। और इस ऑब्जेक्ट को आपने देखा मान लो डेल्टा टी समय के लिए, तो डेल्टा स्मॉल टी समय में इससे जो एनर्जी निकली, एनर्जी जो रेडिएट हुई वो एनर्जी निकली इससे डेल्टा ई। ठीक है, एनर्जी रेडिएटेड इन डेल्टा टी टाइम। हाँ सही है। तो ऐसे में हम ये बात बताएंगे कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम उसको कहते हैं पावर, पी रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन की पावर, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, ये जूल, ये सेकेंड, तो ये हो जाएगी वाट। तो उसके लिए फार्मूला है ई सिग्मा ए टी की पावर 4। जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन वाला टेम्परेचर, उसकी पावर 4, ए ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया, सिग्मा एक कांस्टेंट है, स्टीफन्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू ये होती है, ये देखिए सिग्मा की वैल्यू है 5.67 इंटू 10 की पावर -8। ये यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर, केल्विन की पावर 4 दिख रहा है, ये वाट अपान मीटर स्क्वायर और केल्विन की पावर 4। और ई जो है ये कहलाता है ऑब्जेक्ट के सरफेस की एमिसिविटी। ये ऑब्जेक्ट के सरफेस के नेचर पर डिपेंड करने वाली एक वैल्यू है। भाई डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके सरफेस अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, किसी का काला, किसी का सफ़ेद, किसी का सरफेस जो है वो रफ हो सकता है, किसी का स्मूथ हो सकता है। तो अलग अलग सरफेसेस के लिए ई की जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है। ठीक है, इसको कहते हैं एमिसिविटी। और ये डायमेंशनलेस एक कांस्टेंट है जो कि किसी एक गिवन टाइप ऑफ सरफेस के लिए फिक्स रहेगा, बट अलग अलग सरफेसेस के लिए ई की वैल्यू अलग अलग होगी। अच्छा, हमने ये बता दिया ई ऑब्जेक्ट के सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। अब चलो, सरफेस के नेचर पर डिपेंड तो करेगा, अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग होगा, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि दुनिया का कोई भी सरफेस ले लो, ई की वैल्यू सबके लिए 0 से 1 के बीच में ही पाई जाएगी। कोई भी ऐसा सरफेस नहीं हो सकता जिसके लिए ई 1 से बड़ा हो। ठीक है, 0 से 1 के बीच में ही सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए ये एमिसिविटी होती है। अच्छा, इसमें किनारे वाले केस जो है वो बताए जाते हैं कि अगर आप ई बराबर 1 की बात करें तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके सरफेस के लिए ई बराबर है 1, तो उस ऑब्जेक्ट को स्पेशल नाम देते हैं, उस ऑब्जेक्ट को नाम देते हैं ब्लैक बॉडी। और ये कहा जाता है कि भाई अब जैसे देखो, आप अगर कई ऑब्जेक्ट लीजिए, का सरफेस एरिया सेम लीजिए, ए सेम ले लो, टेम्परेचर भी सबका सेम कर दो, ठीक सेम कर दिया, तो कौन सबसे ज़्यादा पावर रेडिएट करेगा? अरे जिसका ई सबसे बड़ा होगा वो सबसे ज़्यादा पावर रेडिएट करेगा। अच्छा, सबसे बड़ा ई कितना हो सकता है? 1 ब्लैक बॉडी का। तो हम ये कहेंगे फॉर ए गिवन सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर, जो ब्लैक बॉडी होती है वो फास्टेस्ट रेट पर रेडिएशन एमिट करती है, रेडिएट्स एट फास्टेस्ट रेट फॉर ए गिवन सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर। दुनिया के खूब सारे ऑब्जेक्ट ढूंढ के ले आइए, सबका सरफेस एरिया सेम रखिएगा, सबका और टेम्परेचर भी सेम रखिएगा। तो जो सबसे तेज़ी से रेडिएट करेगा, जो सबसे ज़्यादा रेडिएशन कर रहा होगा, वो कौन होगा? ब्लैक बॉडी। अच्छा, ई की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? 0। अब ई बराबर 0 तो तुम समझ ही गए कि अगर ई 0 इसमें रखोगे तो रेडिएशन की पावर क्या मिलेगी? 0, मतलब कोई रेडिएशन नहीं निकल रहा होगा। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको कितना भी गर्म कर दो, टेम्परेचर कुछ भी कर दो, सरफेस एरिया कुछ भी ले लो, लेकिन ई 0 होने के कारण वो पावर रेडिएशन 0 होगी, मतलब कुछ भी रेडिएशन नहीं फेंकेगा बाहर, तो वो ऑब्जेक्ट। ठीक है,
अब इस ऑब्जेक्ट में खास बात क्या होगी, ये होगा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये देखिए, ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। नो रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट एनी टेम्परेचर। कोई भी टेम्परेचर हो, ऑब्जेक्ट को कितना भी गर्म कर दो, जरा सा भी रेडिएशन उससे बाहर नहीं आएगा। हालांकि ये दोनों ही आइडियल केस हैं, ना कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है, मतलब दुनिया में ढूंढने निकलोगे तो E=1 वाली कोई चीज़ नहीं मिलेगी, ऐसे ही E=0 वाली भी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। ये थ्योरेटिकल है, ठीक है। प्रैक्टिकली जो है वो E 0 से 1 के बीच में होता है। एग्जैक्ट 0 भी किसी के लिए नहीं होगा, एग्जैक्ट 1 भी किसी के लिए नहीं होगा। बट थ्योरेटिकली हम बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि E 0 से 1 के बीच में ऐसे कुछ भी हो सकता है। और E0 परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, भी परफेक्ट तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। और E=1 यानी कि ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो ऐसा करके हम ये बात कर सकते हैं रेडिएशन की, ठीक है। ये बेसिक फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। और ये ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ लिखी हुई है क्या, कि रेडिएशन का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी को बाहर फेंकना। और ये काम कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप खुद करता रहता है। जैसे अगर आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ये ऑब्जेक्ट ले लेंगे, तो इसका अपना खुद का जो टेम्परेचर है उसके कारण ये रेडिएशन लगातार अपने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर फेंक रहा होगा। हमें दिखाई नहीं दे रही है वो बात अलग है, बट वो रेडिएशन बाहर फेंक रहा है, चाहिए। और कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, कोई कह नहीं रहा, इससे ये अपने आप खुद। अब वो होता है एटॉमिक लेवल पे, एटम्स के अंदर, तो आपको पता ही है रैंडम मोशन वगैरह चलते रहते हैं, तो उसके चलते जो है वो रेडिएशन निकलता रहता है, ठीक है। और टेम्परेचर जो है वो रूट कॉज है उस रेडिएशन के निकलने का, ठीक है। तो मैंने कहा भी सही, ये छोटी सी बात आपको बताई गई, इसको एक बार क्लास को रोक कर देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।